साड़ी के फाल सा। अगर आप बायोमोलिक्यूल्स को 10 से लेकर 15 मिनट के बीच में कवर करना चाहते हो, 100% एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर होगी। प्लस बस इतना ही नहीं, आपका समरी के पॉइंट्स भी कवर होंगे। बस इतना ही नहीं, डायग्राम्स भी कवर होंगे। बस इतना ही नहीं, आपके हिडन पॉइंट्स भी कवर होंगे। और इतना ही नहीं, आपके पीवाईक्यू के रेफरेंस भी कवर होंगे। मैं आपको गारंटी देकर बता सकता हूं कि 10 से लेकर 15 मिनट के बीच में हो सकता है। क्यों? क्योंकि मेरे पास मटेरियल इतना बढ़िया है और मैं बस आपको रटना नहीं सिखाऊंगा, रटना है नहीं। मेरे पास ट्रिक्स बता दो भैया, ऐसे बता दो, बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं कहता हूं कि कॉन्सेप्ट्स को याद करो और आपको बाकी की चीजें ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। एंड इसका मैजिक आपको अभी समझ में आ जाएगा। हो सके तो इस लेक्चर को 1.5x के बीच में देखना। एंड अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो 1x के बीच में भी देख सकते हो। एंड मल्टीपल टाइम्स देखना है तो 2x के बीच में भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केमिकल एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू के बीच में हम लेंगे, चलो पकड़ते लीवर लेंगे, ठीक है, लीवर का एक टिश्यू लेंगे। प्लस यहाँ पर हम ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड लेंगे। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका फॉर्मूला क्या है, Cl3CCOOH हो जाएगा। तो इसे क्या करना है, ग्राइंड करना है, उसके बाद स्ट्रेन करना है, मतलब छलनी से निकालना है, ऐसे कंसीडर कर लो। उसके बाद आपको दो चीजें मिलेगी, ठीक है। एक सिंपल सा होता है फिल्ट्रेट मिलेगा, जो कि एसिड सोल्यूबल पूल हो जाएगा। जैसे सपोज आपके पास एक छलनी है या तो एक कपड़ा है, तो यहाँ पर जो नीचे चीजें आती है उसे हम कहते हैं फिल्ट्रेट, जो कि एसिड सोल्यूबल पूल है। सोल्यूबल होने की वजह से ये नीचे आ जाता है, इसे हम यहाँ पर कलेक्ट कर लेंगे। और दूसरा होता है रिटेंटेड। रिटेंटेड मतलब क्या होता है, जो चीजें इसके बीच में रह जाएगी, जो कि बड़ी वाली चीजें होती है। जैसे कि अगर आपको चाय पत्ती यहाँ पर रह जाएगी, चाय नीचे आती है, इस तरीके से जैसे याद कर लेना। तो फिल्ट्रेट के बीच में क्या होता है, माइक्रोमोलिक्यूल्स आते हैं, जिनका आपका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 18 से लेकर 800 डाल्टन के बीच में आता है। अच्छे से याद कर लेना। इसका जो अपर लिमिट यहाँ पर दिया है वो 800 डाल्टन दिया है, और जो लोअर दिया है वो 18 दिया है। एंड जो रिटेंटेड होता है उसके बीच में मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, जिनका की मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से ज्यादा होता है। यह इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीजें यहाँ पर याद करना इंपॉर्टेंट है। इसके बीच में प्रोटीन्स आते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स आते हैं, पॉलीसैकेराइड्स आते हैं, और उसी के साथ लिपिड्स आते हैं। बट अभी लिपिड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको बता दूंगा कि इस साल लिपिड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाने के चांसेस ज्यादा है। तो यहाँ पर एक एनसीईआरटी का और पीवाईक्यू का दोनों का एक्सेप्शन ऐड कर दिया है। माँ कसम बताता हूं मेरे दोस्तों, ठीक है, आपकी माँ की कसम, मेरी माँ की कसम, दोनों एक ही है। याद करना, मैंने ना दिन रात जग करना ये सभी चीजें एनसीईआरटी के एक्सेप्शंस वगैरह निकाले हैं, माँ कसम बताता हूं। तो इसे अच्छे से याद कर लेना। तो सिंपल सी चीज है कि लिपिड्स आपके माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। तो ये स्टेटमेंट बेस्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, लिपिड्स माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से नीचे होता है। बट एक्चुअली उनका जो प्रेजेंस होता है ना, वो कहां पर पाए जाते हैं, वो फ्रैगमेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स के बीच में पाए जाते हैं, मतलब वेसिकल्स के बीच में होता है। तो अगर सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाए जाते हैं, अगर आप ये वाली प्रोसेस वहां पर करते हो, तो वो कहां पर रह जाएंगे, वो आपके रिटेंटेंट पर रह जाएंगे। इसकी वजह से उसे कहते हैं कि दे आर नॉट स्ट्रिक्टली माइक्रोमोलिक्यूल्स। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, उनका मॉलिक्यूलर वेट तो यहां पर ही आता है, बट एक्चुअली वो होते हैं आपके वेसिकल्स के फॉर्म के बीच में, मतलब सेल मेम्ब्रेन्स के बीच में। इसकी वजह से वो पाए जाते हैं यहां पर। तो अगर आपको स्टेटमेंट पूछा जाए कि वो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं या मैक्रोमोलिक्यूल्स, तो वेट के हिसाब से लिपिड्स आर माइक्रोमोलिक्यूल्स, बट वो पाए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर, तो दे आर नॉट स्ट्रिक्टली माइक्रोमोलिक्यूल्स। इसे अच्छे से याद कर लेना। फिर बाद में एलिमेंटल अबंडेंस है, ये आपके चार्ट से मैंने निकाल के दिया है। तो अगर आपको चार्ट समझने में दिक्कत आती है तो हमारे शॉर्ट नोट्स परचेस कर लो, वहां से आपको सिंपली समझ में आ जाएगा। भैया कितना प्रमोशन करते हो, देखो मैंने अपनी पूरी जान लगा दी है इसमें, खून जलाया है, तो मैं प्रमोशन क्यों नहीं करूंगा, ऑब्वियसली करूंगा। मुझे पैसे कमाने हैं, मैंने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है, मैं टीम को पे करता हूं, मैं प्लेटफॉर्म को पे करता हूं, ऑब्वियसली मुझे कमाने। अगर मैंने एक बढ़िया टॉप नॉच मटेरियल दिया है, कौन पे नहीं करेगा, कौन नहीं चाहेगा कि उसको पैसे नहीं चाहिए, मुझे भी चाहिए। ऑनेस्टली बताता हूं चैनल के ऊपर, ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर आल्सो प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू। तो ये स्टेटमेंट मैंने जानबूझकर डाला है, क्योंकि जब भी आप नीट एग्जामिनेशन में इसे देखोगे आपको कंफ्यूजन लगेगा, नहीं ऑल एलिमेंट्स तो नहीं होते हैं, सिलिकॉन तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, और ये आपको समझ में आ जाएगा चार्ट के अंदर, ठीक है। बट ये एनसीईआरटी की लाइन है ना, ये लाइन है, तो स्टेटमेंट के बीच में आपको यहाँ पर इसे करेक्ट करना पड़ेगा। मतलब एक चूतिया, सॉरी, एक गंदा ही बच्चा होगा जो कि उस चार्ट को समझ के उसका आंसर करेगा, नहीं, ऑब्वियसली एनसीईआरटी की लाइन है। मुझे माफ करना, ठीक है, अगर कुछ गलत मैं बोल देता हूं कभी। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन हाइड्रोजन इज स्ट्रिक्टली, उसी के साथ ऑक्सीजन भी आता है, CHO आता है एक्चुअली यहाँ पर, इज हाइयर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स देन इन द अर्थ क्रस्ट। इसे अच्छे से याद करें ना, CHO का हो जाएगा। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी कौन सा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिडन लाइन है ये हिडन लाइन आपको एनसीईआरटी से समझ में नहीं आएगी, बट मैंने अपने शॉर्ट नोट्स के बीच में कितना किया है देखो। ऑक्सीजन होता है 65% हमारे ह्यूमन बॉडी के बीच में, कार्बन डाइऑक्साइड 18.5 होता है, याद करना। अभी हम थोड़ा सा देखेंगे अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स को। अभी इसको मैंने साइड में साथ में क्यों रखा है, क्योंकि अमीनो एसिड का जब भी ग्रुप बनता है तब आके जाके आपके प्रोटीन्स बनते हैं, इसकी वजह से मैंने इसे साइड में रखा है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स मतलब सब्स्टिट्यूटेड मिथेन्स होते हैं। अब इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसका रीजन इसके बीच में छुपा है। ये जो आपका अंदर वाला कार्बन होता है उसे चार चीजें चिपक के
बैठती है। जैसे कि आपके पास 4 गर्लफ्रेंड होगी, मेरे पास तो बस एक ही है तो इसके अंदर क्या होता है, COH मतलब एक एसिडिक ग्रुप होता है, एक हाइड्रोजन होता है बेचारा, और एक आपका NH2 हो जाएगा। ठीक है, अभी NH2 क्यों होता है, NH3 क्यों नहीं होता, ये बेसिकली आपको केमिस्ट्री से पता चल जाएगा। और एक R ग्रुप होता है। R ग्रुप मतलब क्या होता है, ये वेरिएबल R ग्रुप होता है, जिसकी वजह से ये कौन सा अमीनो एसिड है इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सो फॉर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स यहाँ पर अल्फा कार्बन होता है, इसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन कार्बोक्सिल ग्रुप और अमीनो ग्रुप होता है, तो अमीनो ग्रुप के अंदर NH2 आ जाएगा। ठीक है, एंड वेरिएबल R ग्रुप होता है, ये वेरिएबल R ग्रुप की वजह से डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड्स हमें मिलते हैं। 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स मिलते हैं मैक प्रोटीन्स में, सॉरी प्रोटीन्स के अंदर ये हिस्सा लेते हैं। तो ये आपको एनसीईआरटी में थोड़ा सा हिडन मिलेगा, बट मेरे शॉर्ट नोट्स के बीच में मैंने कवर किया। भैया अगेन कितना प्रमोशन करेंगे, अगेन मुझे पैसे कमाना है। बेस्ड ऑन आर ग्रुप एनसीईआरटी के एग्जांपल्स है, हाइड्रोजन आएगा, अगर ये यहाँ पर अगर आपका हाइड्रोजन आता है तो आपका ग्लाइसिन बनेगा, अगर यहाँ पर आपका मीथेन ग्रुप आता है, मिथाइल ग्रुप तो एलेनिन बनेगा, और हाइड्रोक्सिल मिथाइल आता है तो आपका यहाँ पर सेरिन बनेगा, याद कर लेना। ठीक है, अभी उसका बेसिड ऑन केमिकल नेचर इंपॉर्टेंट होता है। एसिडिक का ग्लूटामिक एसिड हो जाएगा, बेसिक का लाइसिन एंड अर्जिनिन आ जाएगा, न्यूट्रल का आ जाएगा वैलिन आ जाएगा, और एरोमेटिक का आ जाएगा टेरोसिन, फिनाइलानिन एंड द ट्रिप्टोफैन। भैया अभी इसे हम रटा के ले लो। बेटा स्पून फीडिंग मेरे पास नहीं होती है, स्पून फीडिंग के लिए हमारा चैनल नहीं होता है, हमारी चीजें थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल चलती है, क्योंकि मैं एज ए एजुकेटर पढ़ाता हूं ऑब्वियसली। ठीक है, फिर बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज आती है आपके एनसीईआरटी के बीच में, जीटू आयन। भैया आपने इसे भी कवर किया है। हाँ, अमीनो एसिड्स कैन एक्ट एज बोथ एसिड एंड एज द बेस डिपेंडिंग ऑन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। अभी आपको आज तक पता होगा कि ज्विटर आयन मतलब क्या होता है, कि एक के पास होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरे के पास होता है नेगेटिव चार्ज। नहीं, मैंने इसके ऊपर काम किया, मैंने देखा कि ये चीजें कैसे काम करती है, और मैंने इसके पीएच के अकॉर्डिंग डाल दिया। ये चीजें कहाँ मिलती है यार, मैंने रात रात को जग के इसके ऊपर काम किया है। फिर बाद में हम आते हैं, ये बता दूं क्या पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, नहीं चलो पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन, ओके चलो मैं पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन आपको बताता हूं। तो एक्चुअली जब भी पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो दो अमीनो एसिड्स के बीच में होता है, एक अमीनो एसिड दूसरा अमीनो एसिड्स, और ऐसे करके आगे जाके आपके प्रोटीन बनते हैं। फाइनल हम क्या करते हैं, आपको एक चीज बेसिक पता होगी ना कि ट्रांसलेशन के बाद हम क्या बनाते हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोटीन्स बनते हैं। तो उसी तरीके से ये ग्रुप आएगा, ये ग्रुप आएगा, ये मिलेगा झुपुक करके, इन झुपुक करके बेटा इन दोनों के साथ जब भी प्रेम संबंध होगा ये पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। मतलब इनका जब बच्चा बनेगा तो वो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू उनके साथ कनेक्टेड होता है, जिसकी वजह से हमें प्रोटीन का स्ट्रक्चर मिलता है। अभी प्रोटीन्स को पढ़ेंगे, इसे हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। क्यों? क्योंकि मल्टीपल पेप्टाइड की यहाँ पर लिंकेज होती है, जिसे हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। अगर छोटे बच्चों को भी बता होगा ना तो वो भी बता देगा, हेटेरोपॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। यस भैया ने बता दिया था। अभी ये इंपॉर्टेंट चीज है, कोलेजन जो है मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड के बीच में। मतलब तू एनिमल है ना बेटा, है क्या नहीं? चल जल्दी से गौर करके दिखा, चल गौर चल, जल्दी से गौर कर, चल कर 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 चल जल्दी से। भैया पेरेंट्स सुन रहे हैं, ये कैसे पढ़ाते हो आप? रूबिस्को जो होता है, ये क्या हुआ इसको, एक जस्ट वेट अ सेकंड ना, रूबिस्को जो होता है वो मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है होल बायोस्फीयर के बीच में। तो यहाँ पर एक बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एबंडेंट एंजाइम इन होल बायोस्फीयर। तो बेटा एक सिंपल सा लॉजिक है ना, तू गधा तो नहीं है, तुझे इतना तो पता होना चाहिए कि रूबिस्को एंजाइम है और उसके साथ वो प्रोटीन है। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर ये आपका रूबिस्को ही आने वाला है। अगर प्रोटीन भी पूछेंगे या तो एंजाइम भी पूछेंगे इन द होल बायोस्फीयर, उसका आंसर रूबिस्को ही आने वाला है। अभी स्ट्रक्चरल लेवल के ऊपर देखेंगे, ये मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट चीज है। क्यों? क्योंकि ये डायग्राम में छुपा था, मैंने डायग्राम को निकाल निकाल के इसको बनाया है, निकाल निकाल के इसको बनाया है। ठीक है भैया, 500 रुपीज क्यों चार्ज करते हो? देख 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 तू 500 रुपीज क्यों चार्ज करता हूं मैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चरल लेवल आते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी और क्वाटरनरी आते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के की पॉइंट्स है, बॉन्ड्स और उसके अंदर लिखा है। तो ये चीज बेसिक चीज है, यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। प्राइमरी के बीच में बस हमें पोजिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है अमीनो एसिड्स का, क्योंकि इसके बीच में स्ट्रेट चेन होती है, स्ट्रेट चेन होती है। देखो प्राइमरी का एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, यहाँ पर आपको पोजीशन ऑफ अमीनो एसिड्स अमीनो एसिड्स अमीनो एसिड्स पता चलते हैं, क्योंकि इसके बीच में सिंपली चेन होती है। तो लेफ्ट साइड का जो होता है ये वाला, इसे हम एन टर्मिनल कहते हैं। तो लेफ्ट साइड से अगर स्टार्ट करोगे तो ये फर्स्ट होगा, तो यहाँ पर दे रहा है या एन टर्मिनल मतलब फर्स्ट अमीनो एसिड्स होता है, और जो राइट टर्मिनल वाला होता है वो लास्ट अमीनो एसिड होता है, जिसे कहते हैं सी। तो आपको इसे कैसे याद करना है? एन सी, इसके बीच में लाइन निकालो। भैया इसकी ट्रिक बता दो। अरे ट्रिक की क्या जरूरत है बेटा, यहाँ पर एन लिख, यहाँ पर सी लिख, ये फर्स्ट हो गया, ये आपका लास्ट हो गया, सिंपल था, इतना इजी था। फिर बाद में आ जाएगा सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब लोकल फोल्डिंग ऑफ बैकबोन होता है, मतलब एक बेसिक सा बैकबोन तरह बनता है। ओनली राइट हैंडेड हेलिसेस आर ऑब्जर्व्ड इन द प्रोटीन्स, जैसे कि अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की हिडन चीजें हैं, मैंने डाल के रखी है। भैया कहां पर डाल के रखी? अरे शॉर्ट नोट्स के बीच में बेटा, गंदा अर्थ मत निकाल। तो टर्शियरी होता है लॉन्ग चेल्ड फोल्डेड अपॉन लाइक अ शैलो, नहीं हॉलो वुलन बॉल, जिसका 3D व्यू होता है और एब्सोल्यूट नेसेसरी मैनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए लगता है और क्रिएट्स एक्टिव साइट्स फॉर एंजाइम्स। ये सबसे हिडन लाइन है।
नहीं लगता, मतलब तेरे को नहीं लगता क्या? एक सुन, एक मेरी चीज, मेरा दोस्त है ना तू, मुझे चीज बता, क्रिएट एक्टिव साइट्स फॉर एंजाइम, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता? देख इस बार ना एनटीए में एक बहुत बड़ा चूतिया मैं तेरे को बताता हूँ। एनटीए के बॉडी पर जो लोग थे ना, उन्होंने खुद से पेपर लीक करवाया था। देख कितनी गंदी चीज है। तो इस साल जो नया पेपर निकालेंगे ना, वो नए बंदे रहने वाले हैं, तो वो नए बंदे इन चीजों के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो मेरे शॉर्ट नोट्स को परचेस कर जल्दी से और उसे रिवाइज करना स्टार्ट कर दे। फिर बाद में आ जाएगा तेरा क्वार्टरनरी, ये थोड़ा सा हिल डुल गया, चलता है, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वार्टरनरी के बीच में असेंबली ऑफ मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स होता है। एडल्ट ह्यूमन एज भी आ जाएगा, 2 अल्फा सब यूनिट्स होते हैं, 2 बीटा सब यूनिट्स होते हैं। अगर आपका सिलेक्शन एमबीबीएस के अंदर होता है ना, तो मैं आपको ये चीज़ अच्छे से पढ़ा दूंगा। भैया आप खुद से बीएमएस हो, ए बेटा देख, नॉलेज की अगर बात करेगा तो मेरे को जितना अच्छे से आता है ना, मैं उतना पढ़ा दूंगा, ठीक है? तो ये हो गया, चलेगा। अभी हम लिपिड्स के ऊपर फोकस करते हैं। लिपिड्स के जनरल फीचर्स है, हेटेरोजेनस ग्रुप्स ऑफ नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। इनसोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। देख ये क्वेश्चन ऑनेस्टली बताता हूँ, ठीक है? ये चीज़ मैंने कैसे ऐड की है पता है तुझे? इसे मैंने केमिस्ट्री का रेफरेंस लेके ऐड किया है। केमिस्ट्री के बीच में भी एक बायोमोलिक्यूल्स टॉपिक हुआ करता था, पता है? तो इन दोनों का रेफरेंस लेके ये पॉइंट ऐड किया है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शायद से केमिस्ट्री के अंदर पूछे, बट पूछेगा, श्योरली पूछेगा। कंपोज ऑफ द CHO PNS में भी ऑल्सो प्रेजेंट, ओके चलेगा। मेजर सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी ये होता है। सिंपल लिपिड्स एंड यहाँ पर चीजें आ जाएगी, तो एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्कोहल्स होते हैं, तो फैट्स एंड ऑयल्स मतलब ट्राइग्लिसराइड्स हो जाएंगे, तो ग्लिसराइड्स प्लस 3 फैटी एसिड्स होते हैं। भैया ये क्या पढ़ा रहे हो? ये तो एनसीईआरटी के बीच में नहीं दिया है। अरे बेटा तूने क्या डायग्राम देखा इल्ले? नहीं, तू तो गर्लफ्रेंड के फोटो देख रहा था, तू तो अपने क्रश के फोटो देख रहा था। डायग्राम के बीच में दिया है ना बेटा। तो देखो ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है, याद करना, पूछा जा सकता है। प्लस 3 फैटी एसिड्स को ऐड करोगे, ट्राइग्लिसराइड्स बनेगा। सच बता, मेरे को चुम्मा देने का मन कर रहा है ना, ठीक है? ऐसे मतलब चुम्मा में इज नॉट लिटरली चुम्मा, पर भैया क्या चुम्मा नोट्स बनाए हो? क्यों? ग्लिसरॉल याद आ गया, 3 फैटी एसिड्स आ गए, ट्राइग्लिसराइड आ गया। नहीं यार, ठीक है यार, ठीक है, इस वीडियो को हाइप कर दो यार, जितना हाइप करोगे ना उतना मुझे अच्छा लगेगा। फिर बाद में वैक्सिस, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं, लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स होता है। ये एक्चुअली केमिस्ट्री का रेफरेंस मैंने यहाँ पर डाल के रखा है भैया। थैंक यू भैया, ओके ओके चलेगा। अभी आते हैं कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। यहाँ पर हमने देखा जनरल फीचर्स के बीच में सिंपल लिपिड्स देखा था। अभी कॉम्प्लेक्स लिपिड्स के बीच में देखना, इन एडिशन टू द फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल्स कंटेन अदर ग्रुप्स सच एज द फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस एंड द कार्बोहाइड्रेट। अभी नॉर्मल आ जाएगा आपका, सिंपल लिपिड्स के साथ अगर ये चीजें ऐड हो गई तो आपका कॉम्प्लेक्स लिपिड्स बन जाता है। तो जैसे हो जाएगा फॉस्फोलिपिड्स के अंदर लेसिथिन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन भैया आपने कवर किया कि लेसिथिन आपका कॉम्प्लेक्स लिपिड है, नॉट सिंपल लिपिड, और ये आपके सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है। कहां पर? सेल मेम्ब्रेन के बीच में। मुझे चीज बता दे, सच में अच्छा लग रहा है क्या नहीं? सच में, सच ऑनेस्टली बता, बढ़िया चीज है ना ये? तो अभी ये जाएगा फैटी एसिड्स वगैरह, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये डिराइव्ड आपके होते हैं, डिराइव्ड लिपिड्स के बीच में आ जाएगा। तो डिराइव्ड फ्रॉम द सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड्स बाय द हाइड्रोलाइसिस होता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड हार्मोन्स इसके अंदर आते हैं, जैसे कि टर्पिनॉइड्स। तो अभी टर्पिनॉइड्स देख, सिंपल सा चीज़ है, ये आपके ना चार्ट में दिया था, आगे जाके देख, ठीक है? तो मैंने कितना पढ़ा होगा इसे ऐड करने के लिए? बस इतना पोर्शन ऐड करने के लिए मैंने इसका स्टडी कितना किया होगा, सोच। कैरोटीनॉइड्स, एसेंशियल ऑयल्स इसके बीच में आते हैं। अभी आगे जाके देखेंगे हम लिपिड्स वाटर सोल्यूबल वगैरह होता है, बट एक्चुअली ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अभी फैटी एसिड्स के बारे में देखेंगे। RCOCOH ग्रुप होता है। द R ग्रुप कैन बी मिथाइल इथाइल हाइयर 1 to 19 कार्बन का होता है। ओके, समझने में थोड़ा सा दिक्कत दे रहे हैं ना? रुको, मैं आगे जाके बताता हूँ किसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन इनके ऊपर पूछा जाता है, ये याद कर लेना। पाल्मिटिक एसिड्स के बीच में 16 कार्बन होते हैं, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। अगर एक्सक्लूडिंग बोलोगे तो 15 आ जाएंगे, ठीक है? अर्किडोनिक एसिड के बीच में 20 कार्बन होते हैं, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। कार्बोक्सिल मतलब COH वाला कार्बन, ठीक है? सैचुरेटेड के बीच में डबल बॉन्ड्स नहीं होते हैं, अनसैचुरेटेड के बीच में डबल बॉन्ड्स होते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल के जरा मैंने डायग्राम दे दिया है, तो अगर तू नीट सेंटर के ऊपर से पहले थोड़ा सा डायग्राम भी देख के जाता है ना, तो हो जाएगा। पाल्मिटिक एसिड सैचुरेटेड है, ठीक है? यहाँ पर डबल बॉन्ड है, कहाँ पर? नहीं है भैया, यहाँ तो है। अरे पागल, ए पागल औरत, ये COH का ग्रुप है रे, इसके अंदर तो डबल बॉन्ड रहेगा ना। बुद्धि कहाँ है तेरी? यस, तो इसके बीच में नहीं है ना डबल बॉन्ड, तो ये सिंगल बॉन्ड का हो जाएगा। और अनसैचुरेटेड के बीच में अर्किडोनिक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो ये आपका अर्किडोनिक एसिड अनसैचुरेटेड होता है। अभी आगे जाके देखेंगे ग्लिसरॉल, ये मैंने पहले पढ़ाया था। ट्राइग्लिसराइड्स, ये मैंने पहले पढ़ाया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑयल्स हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट्स, एग्जांपल जिंजिल ऑयल, जिंजिल एक्सक्यूज मुझे, मेरे पास पानी ही नहीं है यार।
पानी अभी दूसरे एक रूम के बीच में है, चलो मैं पानी बाद में पी लूंगा, चलो आज मेरा सैक्रिफाइस मेरी जान लेके चलेगा। एंड यहाँ पर आते हैं फॉस्फोलिपिड्स, लिपिड्स विद फॉस्फोरस फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन। मैंने क्या कहा था, लेसिथिन आपका कॉम्प्लेक्स होता है। अभी भैया इसकी कॉन्सेप्ट समझा दो, देखो ऑनेस्टली बता दो, ये तुम्हें पता था ना, मैंने कहा था PNES। जब भी ये चीजें लिपिड्स के बीच में ऐड होती है, जब भी ये चीजें लिपिड्स के बीच में ऐड हो जाती है तो सिंपल लिपिड आपका कॉम्प्लेक्स लिपिड बन जाता है। ऑनेस्टली बताया, मैंने बताया था ना, देख लिपिड्स विद फॉस्फोरस लेसिथिन बनाएगा, मतलब लेसिथिन तेरा कॉम्प्लेक्स है क्या नहीं, कॉम्प्लेक्स लिपिड है क्या नहीं, है ना। अब इसके दो हेड होते हैं, एक तो पोलर हेड होता है, दूसरा नॉन पोलर हेड होता है। पोलर हेड के बीच में फॉस्फेट होता है, नॉन पोलर हेड फैटी एसिड्स का होता है। आगे जाके देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स मतलब होते हैं तेरे पॉलीसैकेराइड्स, मतलब तेरा ग्लूकोज का जैसे आगे जाके सेलुलोज वगैरह बनेगा ना वो हो जाएगा। तो लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर्स, एसिड इनसोल्यूबल माइक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन। तो ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं जिसके बीच में हम कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आपको क्या लगेगा कि नहीं भैया ये तो आपका फिल्ट्रेट के बीच में रह जाएगा या रिटेंटेड के बीच में नहीं आएगा। नहीं, मैंने हर एक चीज़ को कवर किया है। हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वैभव देशमुख बायोलॉजी, वहाँ पर हर एक टॉपिक के माइंड मैप्स मिलेंगे। माइंड मैप्स तो बहुत बेसिक चीज़ है, हमारे शॉर्ट नोट जो है ना वो अपडेटेड फॉर्म में आ चुके हैं। और एक चीज़ बताता हूँ मेरे दोस्तों, हमारे पुराने वाले शॉर्ट नोट सच में थोड़े से खराब थे। एंड देखो ऑनेस्टली अभी जो नया अपडेट है ना, अपडेट वाले शॉर्ट नोट्स सच में इतना प्यार आएगा ना उसके ऊपर कि पूछो ही मत। देखो सेल्यूलोज होमोपोलिमर ऑफ ग्लूकोज होता है, प्लांट सेल्स के बीच में पाया जाता है, और ये I2 मतलब आयोडीन को होल्ड नहीं कर सकता, जिसकी वजह से इसके अंदर ब्लू कलर नहीं होता है। ये चीज़ मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है। स्टार्च जो होता है ना, स्टार्च इंपॉर्टेंट है, ये भी होमोपोलिमर ऑफ ग्लूकोज होता है, बट इसका हेलिकल सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर होता है ना वो आयोडीन को होल्ड कर सकता है। तो जब भी आयोडीन आएगा आपका तो ब्लू कलर की फॉर्मेशन होती है। और जब भी आप अगले साल MBBS BMS के अंदर जाओगे ना तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। ग्लाइकोजन, एनिमल स्टार्च स्ट्रक्चर इज हेविली ब्रांच, राइट रिड्यूसिंग एंड, लेफ्ट नॉन रिड्यूसिंग एंड, इसे याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि इसके बीच में रिड्यूसिंग एंड कौन सा होता है और नॉन रिड्यूसिंग एंड कौन सा होता है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। इनुलिन होमोपोलिमर ऑफ फ्रुक्टोज होता है। काइटिन आपको पता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, यार ये गंदा है, ठीक है, एक सेकंड मैं टीम मेंबर को मैं डांटने वाला हूँ आज, मैं इतना पैसा उनको पे करता हूँ और उसका स्ट्रक्चर भी अच्छे से नहीं करके रखते हैं। काइटिन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पॉलीसैकेराइड है, फंगल के सेल वॉल्स के बीच में होते हैं और अर्थ्रोपोड के एक्सोस्केलेटन के बीच में होता है। ये थोड़ा सा एक्सेप्शन वाली चीज़ है, इसे थोड़ा सा हटा के रखो, ठीक है, थोड़ा सा हटा के रखो, ज़्यादा नहीं, ठीक है, चलो हटा के रखो, इस ज़्यादा एक्सेप्शन के अंदर मत लेना इसे, इतना पकड़ लो, फंगल सेल वॉल्स के बीच में पकड़ लो। और होमोपॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन होता है, मतलब नाक का ये होता है, मतलब काइटिन क्या होता है, वेट अ सेकंड कंफ्यूजन मत करना, NAG जो होता है मतलब नाग, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, तो उसका ये आगे जाके काइटिन बनता है, मतलब उसका होमोपॉलीमर बनता है, जैसे कि इस तरह डायग्राम के बीच में मैंने ऐड करके रखा है। अभी हम यहाँ तक थे, अभी हमें क्या कर, अरे भैया मत दिखाओ, बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है ले लो, ठीक है, बाकी के टॉपिक्स रिवाइज करने के लिए शॉर्ट नोट्स परचेस करने ही पड़ेंगे। न्यूक्लिक एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स के पास आएंगे, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ना हमारे, वो 3:5 5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स के अंदर होते हैं। ये एक्चुअली मैं आपको जेनेटिक्स के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। तो नाइट्रोजनस बेसिस दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है प्यूरिन्स एंड दूसरा होता है पिरिमिडिन्स। अभी इसकी ट्रिक क्या है, हम मराठी में कहते हैं बाइकों के लिए, अगर तू प्योर है, प्योर मतलब एक्चुअली गंदा मीनिंग मत लेना यहाँ पर, प्योर मतलब कि बस ऐसे ही कहना, अगर तू प्योर है मतलब एडिनिन और गुआनिन ये आपके प्यूरिन्स है। ऑनेस्टली बताऊँ तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाने के हाईएस्ट चांसेस है। ये डायग्राम देंगे, अभी ये डायग्राम आपके NCERT में दिए हैं, ठीक है, चार्ट के बीच में दिए हैं, डायग्राम के बीच में दिए हैं, तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और दूसरा आपका आ जाएगा पिरिमिडिन्स, दूसरा पिरिमिडिन्स होता है, सिंगल रिंग होती है, तो इसके बीच में साइटोसिन यूरेसिल थायमिन होता है। ये डायग्राम्स याद करके जाना, अगर नहीं कर रहे हो ना तो आपका मार्क्स लूज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। फिर बाद में आता है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड मतलब जब बेस के साथ बस शुगर होता है ना उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, बेस और पेंटोस शुगर। एग्जाम्पल हो जाएगा एडिनोसाइन, गुआनोसाइन, थाइमिडीन, यूरिडीन, साइटिडीन। ये हाईएस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स फॉर नीट एग्जामिनेशन, क्योंकि PYQ में भी देख लो बहुत बार पूछे जाते हैं। और न्यूक्लियोटाइड मतलब इन दोनों के साथ बस अगर आप फॉस्फेट को ऐड करोगे, फॉस्फेट थोड़ा सा एसिडिक नेचर देता है, इसे एसिडिक नेचर देता है, तो एग्जाम्पल्स हो जाएंगे एडेनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड और गुआनिलिक एसिड आपका आ जाएगा। फिर बाद में आपका आता है, क्या आता है आपका यहाँ पर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ BDNA, जो कि वैटसन एंड क्रिक ने दिया था। मैं इसे जेनेटिक्स के अंदर पढ़ा दूँ,
इफ़ यू डोंट माइंड मैं इसे जेनेटिक्स में पढ़ा दूँ, क्योंकि यहाँ पर इस टॉपिक के बीच में इसका ज़्यादा रोल नहीं है, पर चलो याद कर लो। चलो इसका पिच जो होता है वो 34 एंगस्ट्रॉम का होता है, 3.4 नैनोमीटर का, 10 पेयर्स पर एक टर्न होता है। तो हर एक टर्न की हर एक पेयर के बीच में 36 डिग्री होता है, और ऐसे अगर आप करके 36 इंटू 10 करोगे तो वहाँ पर एक 360 डिग्री का टर्न लेता है, ऐसे करके, ठीक है। और फिर बाद में राइट्स पर बेस पेयर इतना होता है, एंगल बिटवीन सक्सेसिव 36 डिग्री होता है, बस इतना याद कर लो। और एक चीज़, एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और गुआनिन और साइटोनिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। एक्चुअली मैं जेनेटिक्स का बेसिक यहाँ पर कवर करना चाहता था। अभी मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ। जब भी मैं नीट एस्पिरेंट था ना, हमारे टीचर हमको हमें जेनेटिक्स का पूरा बेसिक है ना बायोमोलिक्यूल्स के अंदर पढ़ाते थे, ठीक है। तो जब भी मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो मैं भी वैसे ही करता हूँ, मैं बायोमोलिक्यूल्स के अंदर पढ़ाता हूँ, ठीक है। मैं 1-2 मिनट का ब्रेक ले लूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, ऑनेस्टली बहुत थक गया हूँ मैं। हाँ, इतना ही टॉपिक बाकी है बस, ठीक है, इतना ही बाकी है। शॉर्ट नोट्स परचेस करो यार। मैं मतलब देखो, ऑनेस्टली मुझे अपना कोर्स बेचना तो है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। बट शॉर्ट नोट्स है ना, हमारे लास्ट टाइम 88 क्वेश्चंस बने थे आउट ऑफ 90, लिटरली। बता सकते हो और किसी के साथ बनते इतना नहीं, सभी लोगों के झूठे होते क्लेम वगैरह। मतलब थोड़ा सा देखो, 60 बने तो वो लोग कहते कि 88 बने थे, या 90 बने थे, या 80 बने थे, ठीक है, या मेरे 90 आउट ऑफ 90 बने। बट हमारी ऑनेस्टली 88 क्वेश्चंस बने थे, और मेरा प्रेडिक्शन है कि इस बार 90 आउट ऑफ 90 बनेंगे, या अगली बार से जब भी नीट एग्जामिनेशन होगा 90 आउट ऑफ 90 बनेंगे। तो डेफिनेटली हमारे शॉर्ट नोट्स को ट्राई कर लो यार। मतलब इसकी प्राइस 1800 थी, सभी डिस्काउंट वगैरह लगा के मैंने 500 कर दिए। तो अगर आपको 500 रुपीज़ प्राइस चाहिए ना, तो ये कूपन ऐड कर लेना, 350 OFF, 350 ऑफ वाला कूपन। ये सब कुछ कैपिटल लेटर के अंदर लिखना है आपको, डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। चलो इस टॉपिक को एंड करते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव नो नोन डायरेक्ट फिजियोलॉजिकल रोल इन द होस्ट बट यूजफुल टू द ह्यूमन वेलफेयर। जैसे कि आपका पिगमेंट्स हो जाएगा कैरोटिनॉइड्स, एंथोसाइनिन्स, अल्क्यूलाइड्स हो जाएंगे मॉर्फिन एंड द कोडिन, टॉक्सिन्स हो जाएंगे एब्रिन एंड द राइसिन्स, लेक्टिन्स हो जाएगा कॉन्कैबिलिन ए, एंड ड्रग्स हो जाएंगे विनब्लास्टिन एंड क्यूरक्यूमिन। ऑनेस्टली बताऊं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अगर आप ये गलती करते हो ना तो बेटा हमसे ज़्यादा पागल और कोई नहीं है बेटा। बहुत 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 बेसिक चीज़ है, याद कर लेना। एक्चुअली जो होस्ट होता है ना, उसके लिए कुछ हेल्प नहीं होता है, बट ये प्लांट्स के लिए, हाँ सॉरी, ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर बाद में मेटाबॉलिज्म है, एंजाइम्स। ये पार्ट मैंने सबसे बढ़िया तरीके से कवर किया है, क्योंकि ये मेरा वीकेस्ट सेक्शन था, वीकेस्ट पोर्शन था पूरे बायोलॉजी के बीच, मुझे समझ में नहीं आता था। तो लिविंग स्टेट क्या है? लिविंग स्टेट एग्जिस्ट इन द नॉन इक्विलिब्रियम फॉर्म, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट टू बी एबल टू द परफॉर्म वर्क। तो अगर जब भी आप इक्विलिब्रियम के अंदर चले जाओगे, आपकी डेथ हो जाएगी, याद रखना। आपको जिंदा रहने के लिए नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट रहना पड़ता है। सो दैट्स वाई अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो अपने लाइफ के बीच में, नीट के बीच में, फैमिली प्रॉब्लम्स है, क्रश भाग के चली गई है, आपकी क्रश किसी और को लाइक करती है, ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं ना लाइफ के बीच में। तो मजाक कर रहा था, एक्चुअली नीट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो याद रखना, ये बहुत एसेंशियल होता है ज़िंदगी के लिए। प्रॉब्लम्स आना बहुत एसेंशियल होता है ज़िंदगी के लिए, इन प्रॉब्लम्स के थ्रू हंसना पड़ता है कभी कभार, ठीक है। विदाउट मेटाबॉलिज्म देयर कैन नॉट बी अ लिविंग स्टेट, क्योंकि आपको पता है मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एंजाइम्स, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, एक्सेप्शन है राइबोजाइम्स जो कि कैटालिटिक आरएनए हैं। हायर टेम्परेचर पर आपके प्रोटीन वाले जो होते हैं ना, वो डीनेचुरेट हो जाते हैं, उनका टर्शरी मतलब 3 डिग्री वाला स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये चीज़ कोई बताएगा आपको? मुझे बता दो सच में, किसी के और के शॉर्ट नोट्स के बीच में मिलेंगे? नहीं मिलेंगे यार। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट्स पढ़ाना और चीज़ें रटवाना, इसमें फ़र्क होता है यार, और मैं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान रखता हूँ, ठीक है। लोअर टेम्परेचर प्रिजर्व्स देम इन अ टेम्पररीली इनएक्टिव स्टेट, मतलब लोअर टेम्परेचर है तो इनएक्टिव स्टेट में जाएंगे, और जब भी नॉर्मल टेम्परेचर आ जाएगा तो फिर से वर्किंग चल जाएंगे। रूल ऑफ थंब, 10 डिग्री आपका अगर टेम्परेचर बढ़ता है, चेंज इन ईदर डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन के बीच में, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डबल हो सकता है, तो डिक्रीज हो सकता है। इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। जस्ट सपोज, याद रखना, दिस इज ऑप्टिमम। अगर यहाँ पर इस डायरेक्शन के अंदर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता है, या बढ़ता है चलो, या इस डायरेक्शन में 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा या तो डिक्रीज हो जाएगा। याद रखना, ठीक है, ये बेसिक रूल याद करना। फिर बाद में कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन है, इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, मेलोनेट इनहिबिट सक्सिनेट एक्सक्यूज मी डिहाइड्रोजनेज यूज टू कंट्रोल बैक्टीरियल पैथोजन। तो ये क्या होता है? इनहिबिटर क्लोजली रिसेंबल्स द सबस्ट्रेट। ये आपका सबस्ट्रेट है, ये आपका एक्टिव साइट है एंजाइम का, और एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर भी वैसे ही दिखता है। तो आप कहोगे कि भैया कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को कम करने के लिए क्या करें?
तो सिंपल सा रूल है याद करना, अपने वॉल पे लिख लो, अपने वॉल पे लिख लो। आपको ना एक चीज़ करनी है, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है। लिख लो, जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो। ये चीज़ क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, कोई और कवर नहीं कराता, मैं कराता हूँ क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान होता है। जब भी आपको कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कम करना होता है, आप इनको तो निकाल नहीं सकते। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को कैसे निकालोगे? हाथ से उठा के निकालोगे? नहीं निकाल सकते। तो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ। क्या करो? जल्दी से चिल्ला, जल्दी से चिल्ला। सबस्ट्रेट का क्या बढ़ाना है तुझे? कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है। ठीक है भैया, चिल्लाया मत करो, ठीक है, फट जाती है, मेरी भी फटती है कभी कभार लाइफ में। अभी ये टाइप ऑफ एंजाइम्स है, अभी ये हमारे शॉर्ट नोट से कवर कर लो यार। ये बेसिक चीज़ें मैं कैसे पढ़ाऊँ? ये लाइगेजेस क्या होता है, लाइसेसिस क्या होता है। देखो चलो, लाइसेसिस वैसे ही इंपॉर्टेंट है। रिमूव ग्रुप्स विदाउट हाइड्रोलाइसिस, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। प्लीज़ इसको हमारे शॉर्ट नोट्स परचेस करके कवर कर लो यार, प्लीज़ कर लो। क्यों? क्योंकि ये पूछा जाता है, विदाउट हाइड्रोलाइसिस कौन है, कैटेलाइज हाइड्रोलाइसिस कौन है। सच में ऑनेस्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफरेंस क्यों है। और आपको पता है कि नीट के बीच में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था ना, नीट 26 के बीच में। तो ये रीनीट में थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर पूछा जा सकता है। तो हमारे शॉर्ट नोट्स परचेस करके रिवाइज कर लो। अभी लास्ट में बचता है हमारे कोफैक्टर्स। नॉन प्रोटीन पार्ट से एंजाइम से बाइंड करते हैं, कैटालिटिकली एक्टिव होते हैं। कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव्ड। ठीक है, कोफैक्टर्स क्या होते हैं बताया है। तो ओला एंजाइम क्या होता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक प्रोटीनेशियस पार्ट होता है, दूसरा नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट होता है। तो एपो एंजाइम आपका प्रोटीनेशियस पार्ट है और कोफैक्टर नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट है। तो इसे करके आपको होलो एंजाइम बनते हैं। 3 टाइप के कोफैक्टर्स होते हैं, बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। पहला होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, ऑर्गेनिक होता है, टाइटली बाउंड टू द एपो एंजाइम होता है। और आप आज तक बताओ, आज तक इसके ऊपर ना बहुत बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, जस्ट वेट अ सेकंड, इसकी साइज रिड्यूस करता हूँ, ये बहुत बड़ा हो गया। तो ये क्या होता है? टाइटली बाउंड टू द एपो एंजाइम होता है, याद कर लेना। और इसका एग्जाम्पल भी है हीम इन द पेरोक्साइडेज एंड द कैटलेज। दूसरा होता है आपका क्या होता है, दूसरा कोएंजाइम्स होता है, ऑर्गेनिक होता है, ये भी ट्रांजेंटली बाउंड होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रांजेंटली बाउंड होता है, ये आपका टाइटली बाउंड होता है। और ये आपका यूजुअली ड्यूरिंग कैटालिसिस काम करता है। एग्जांपल है एनएडीपी एंड एनएडीपी कंटेन विटामिन नियासिन। मेटल आयंस भी होते हैं, फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स विद द साइड चेन एट द एक्टिव साइड। एग्जांपल जिंक है, कोफैक्टर कार्बोक्सीपेप्टाइडेज के बीच में। अगेन सर्वाधिकार सुरक्षित, ये हमारा पूरा हमने इसका कॉपीराइट लेके रखा है। एंड अगर इसका कोई मिसयूज करता है तो कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंदर सेक्शन 51, 63, 63B, आईटी एक्ट 2000, ये सब कुछ कॉपीराइट्स हमने लेके रखे हैं। इसके अकॉर्डिंग आप इसे शेयर नहीं कर सकते, स्ट्रिक्टली प्रोवाइड, कॉपी नहीं कर सकता कोई, डिजिटली शेयर नहीं कर सकता, लीगल एक्शन ली जाएगी, आईपी एड्रेस वगैरह ट्रैक किए जाएंगे। ये केवल व्यक्तिगत शैक्षणिक उपयोग के लिए है और ये एक पेड कोर्स है। ठीक है, चलेगा। तो चलो जल्दी ही मिलते हैं नए सेक्शन के बीच में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू हाइप दिस लेक्चर। प्लीज़ हाइप करो, इसे लाइक करो एंड प्लीज़ 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 यार, इतनी मेहनत करता हूँ ना मैं, तो थोड़ा सा उसे फल दे दो ना। बाय। शॉर्ट नोट्स परचेज ज़रूर करना, ठीक है। चेंगूस पना करोगे तो मार्क्स कम आएंगे। एंड ऑनेस्टली अगर हमारे शॉर्ट नोट्स को फॉलो करते हो ना, डेफिनेटली 360 का पेपर यहाँ से बनता है ऑलमोस्ट। तो ये इतना ज़्यादा हेल्प करेगा ना, 3 आवर्स के बीच में पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। देखो मैं पढ़ाता हूँ 20 मिनट के बीच में, तो अगर आप सेल्फ रिवीजन करोगे तो 5 मिनट में नहीं होगा, हो जाएगा, डोंट वरी। शॉर्ट नोट्स परचेस कर लो जल्दी से।